पूरा लगा लेंगे और पूरा आज के वीडियो में पूरा पीडीएफ आपका है, पहला से लेकर पूरी प्रश्नावली के जितना क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरी प्रश्नावली आपकी 6.2 सॉल्व हो जाएगी। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं जो 6.2 का है। यहाँ चित्र बना हुआ है और इस चित्र में देखेंगे x डिग्री लिखा गया है, y डिग्री लिखा गया है और z डिग्री लिखा गया है, x, y और z। फिलहाल यहाँ गिवन पॉइंट में है। अच्छा, गिवन पॉइंट में क्या है, a b समांतर है इसके। देखिए जो आपकी यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और यहाँ c है और यहाँ b है और ये आपका e है और ये आपका f है। तो जो AB है वो CD के समांतर है और फिर CD जो है EF के समांतर है, CD EF के समांतर है। तो इसका मतलब ये वाली इसके भी समांतर है। तो ये रेखाओं का यहाँ पे दिया गया गिवन पॉइंट है। y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 7 दिया है, जो y का z के साथ रेशियो दिया है और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले समझने की कोशिश करें। ये बात बताई गई है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक तरफ के जो कोण बनते हैं वो आपस में इनका योगफल 180 अंश होता है और इन्हें अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःकोण। बात समझ आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग यही सबसे पहले लिखेंगे x + y = 180। देखिए वही पहले लिखते हैं यहाँ पर x + y = 180। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इसको एक समीकरण बना लेते हैं, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम लोगों को ये बात पता है कि जब दोनों अंतःकोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, जो यहाँ पे लिखिएगा। अच्छा, गिवन पॉइंट में देखते हैं y रेशियो z = 3 रेशियो 6। ये गिवन पॉइंट है, दिया गया है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब इसको अपॉन में कर लेना है। तो y अपॉन हम क्या कर लेते हैं, z कर लेते हैं, इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/7। जब इधर अपॉन में कर दिए तो इधर अपॉन में हो जाएगा। अब इसी में y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने का मतलब z जाकर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y का मान जब निकालेंगे आप, ये हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे z। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। एक बात और समझना है, जो x है वो z के बराबर है। इन दोनों रेखाओं को जैसे हमारा जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो AB है वो समांतर है EF के। ये आपका गिवन पॉइंट है कि ये दोनों समांतर है, ये भी इसके समांतर होगा। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, ये जो कोण होगा ये दोनों, ये आपका एकांतर कोण होगा और जो एकांतर कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि x = एंगल x = एंगल z। ये भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब ज्यादा कुछ मुझे नहीं करना है। सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करते हैं, y का जो मान है, y का मान यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। कैसे रखते हैं, देखिए यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर में x लिखा जाए और जहाँ y है वहां पर हम लिख देंगे क्या, 3/7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3/7 z लिख देंगे। जहां पर y था वहां पर हमने क्या किया है, y का मान रख दिया है, जो यहाँ y का मान है। अब इक्वल टू 180 है तो हम इक्वल टू 180 लिख देते हैं। एक काम और करना है, क्या करना है, अब जहां z है वहां पर हम x लिख सकते हैं क्योंकि x और z आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा। z के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि z और x आपस में बराबर है। z के स्थान पर हम x लिख देते हैं, इक्वल टू 180 है। बस आपका काम हो जाएगा। अब हम 1 करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
7 गुणे x बराबर आपका 7x हो जाएगा, प्लस आपका ये पूरा कर देंगे तो x हो जाएगा, अपॉन नीचे आपका 7 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। छोटा सा काम करना है, 7 में 10 मतलब ये 10x ऊपर हो जाएगा, अपॉन 7 है इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे हम, अब अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मैं कहां लिखूंगा, इस पॉइंट को मैं यहां लिखूंगा, यहां पर देखिए क्या करना है, एक 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां ऐसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे 180 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं, तो x का मान पूछा था वही निकालेंगे, तो 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या करेंगे आप 10 कर देंगे, एक 0 की से कट जाएगा और x का जो वैल्यू आएगा, तो ध्यान दीजिए आपको गुणा क्या करना है, 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 7 करना 7 7 5 12 18 7 126 होता है। तो x का जो मान आया 126 डिग्री आया और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मुझे लगता है बात समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए पहला काम क्या किया गया, इस दोनों का अंतर गुणों के वेक्टर से निकाला गया, ये आपका दिया था, ये आपका दिया था और यहाँ पे ऑलरेडी दिया था, इसको बटे में किया गया, y का मान निकाला गया और ये बताया गया कि दोनों एकांतर कोण है। मुझे लगता है बात समझ आ गई। तो ये पहले वाले जो इक्वेशन में हमने क्या किया, y का मान रख दिया और फिर y का मान जब हमने z के पद में लिखा यहाँ पे तो z के स्थान पे x लिख सकते थे क्योंकि मान था। तो इस तरह पहले क्वेश्चन से लेके पांचवें क्वेश्चन तक पूरा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और यहाँ पे दिया है EF, चित्र में देखना होगा EF, ये लंब का निशान होता है। ये जो निशान है इस टाइप का बना हुआ है, इसको कहते हैं लंब है। लंब का मतलब उसके दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण बनेंगे। EF, यहाँ पर EF जो रेखा है लंब होने का मतलब मैंने चित्र में दर्शाया है कि ये 90 अंश है, इसके इधर भी क्या रहेगा 90 अंश। और CD पर मतलब CD रेखा थी उसी पर ये लंब है। और क्या दिया है GED, यहाँ पे देखेंगे GED मतलब ये टोटल जो कोण है इसका मान दिया है 126 अंश 126 डिग्री। ठीक, अब हमको क्या करना है, पहला कोण AGE निकालना है। AGE, ओ माय गॉड, ये तो आंसर हो गया। ये तो सबसे घटिया क्वेश्चन पूछ लिया। आपसे पूछ रहा है कि AGE का मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है और ऑलरेडी दिया है ये भी, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था कि जो AB है वह समांतर है आपके CD के है, ये भी दिया है। अब ये देखिए समांतर का निशान है, तो आप समझ गए होंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक फिर एक रेखा काटेगी तो जो यहां पर कोण बनेगा वो यहाँ के एकांतर होगा। ऐसे तो बताया गया था, ऐसे दो रेखा होती है, अगर ऐसे कोई काटती है तो जो यहाँ का कोण होगा इसके एकांतर कोण होगा और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समझ गए आप? तो जब आपने देखा कि ये वाले कोण का मान GED ये नहीं दिया है, GED ये वाले पूरे कोण का मान दिया है 126 अंश, तो ये वाला भी कोण हो जाएगा 126 अंश। तुरंत लिखता हूं, एंगल AGE का मान लिखना है वो बराबर होगा एंगल GED बराबर ये कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या लिखना है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे एंगल AGE का मान भी, इसका मान तो हमारा 126 है, इसको 126। एक आंसर मिल गया हम लोग को। पहला वाला देखिए AGE पूछा था, AGE का मान मिल गया। आसान है कि नहीं है? दूसरा काम क्या करना है, अब GEF ये वाला कोण निकालना है। मैं यहाँ लिखता हूँ, जो हमको निकालना मैं यहाँ फिर यहाँ लगाता हूँ, एंगल GEF यही ना निकालना है।
चलिए इसमें चित्र में देखते हैं, ये है कहाँ, GEF। आप G पर पहुंचिए, E पर पहुंचिए और F पर, मतलब ये आधा वाला कोड पूछेगा। तब तो और आसान हो गया। ये देखिए 90 है और इसको मान लेते हैं, उस कोड को रख देते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, मिलेगा। ये वाला कोड और ये वाला कोड मिलाकर ही तो 126 है। तो हम क्या करते हैं, जिसका मान निकालना उतना और प्लस 90 लिख देता हूँ, 90 अंश बराबर 126। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लंब है ना, लंब 90 अंश का है, लंब कितने अंश का है, 90 अंश का है, और इस दोनों को जोड़कर 126 कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे। अब इसका मान निकाल लीजिए, एंगल GEF का मान निकालेंगे तो 126 अंश है, इसमें से 90 को घटा देंगे। अब घटा लीजिए कितना आएगा, देखिए एंगल GEF बराबर आ जाएगा आपका 36। मिल गया कि नहीं आंसर? यस सर। ये रहा आपका दूसरा वाला आंसर, और यहाँ आपका पहला वाला ऑलरेडी समझ में आ ही गया था। अब हम पहुंचते तीसरे पर, एंगल, उसको हम लिखेंगे भी, एंगल बोल दीजिए वही तो, FGE का मान निकालना है। अब हम चित्र में पहुंचेंगे, वो है कहाँ, FGE, इसका मतलब इधर वाला कोड पूछा है। तो आप देखिए कितना बढ़िया है, हम सभी लोग बहुत दिनों से जानते हैं यह एक त्रिभुज की आकृति बन ना। यस सर। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? आप समझ गए होंगे। ये वाला हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि लंब है, ये 90 अंश हो जाएगा, और लंब नहीं रहता तब भी समांतर रेखा काटी थी 90 अंश, जब भी 90 अंश होता है। तो ये 90 अंश हो गया, और ये अभी 36 निकाल कर ला रहे हैं, तो तीनों को जोड़ देता हूँ, 180 के बराबर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। तो आप पहले क्या करता हूँ, इस त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ, अन्यथा डायरेक्टली लिख देता हूँ तीनों का योगफल। और त्रिभुज का नाम बता दीजिए। हाँ, GEF में पहला कोड मैंने लिख दिया है, दूसरा कोड को डायरेक्टली 90 अंश लिख देता हूँ, और तीसरा कोड को 36 अंश लिख देता हूँ, और बराबर 180 अंश कर देता हूँ। सही है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्यों 180 अंश हो गया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। अब आप समझ रहे होंगे, एंगल FGE प्लस इसको जोड़ देते हैं, तो आप जोड़ेंगे कितना होगा? 126 अंश होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, आपका एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 126 डिग्री। आप समझ गए होंगे, एंगल FGE का मान भी कितना आएगा? कितना आएगा? 54 ना? घटाने पर 54 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आप देखिए तीनों निकल गया, आपका पहला था 126 अंश था, दूसरा 36 अंश था, तीसरा 54 जो तीनों पूछा था। मुझे लगता है बात समझ आ गई ना? QST के समांतर है, वहाँ जो ये रेखा PQ है और जो ST है एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब इनको कोई तीर एक रेखा काटेगी, तो ये समझ जाना होगा कि उसके सभी एकांतर कोण, संगत कोण सब बराबर होंगे। फिलहाल उतना आपको नहीं समझना है, यहाँ देखिए। अब चित्र में देखना होगा, PQR 110 अंश वहां दर्शाया गया, PQR 110 अंश ठीक था। एंड RST जो RST है वो भी दर्शाया गया, चिंता नहीं करना है, आपके सामने लिखा गया 130 अंश है, तो यहाँ चित्र में 130 दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, क्या निकालना है, क्या सॉल्व करके लाना है, वो है एंगल QRS। चलते हैं, हम देखते हैं QRS मतलब आप समझ गए होंगे, यही वाला कोड हम लोग को निकालना है, QRS। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको सोचना है एक QRS कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे,
यहां से एक रेखा खींचेंगे, एक रचना कर लेंगे, आर के बगल में यहां ए होगा। देखिए जब ये रेखा मैं खींचूंगा तो यह जो रेखा खींचूंगा आर्क ए वह यष्टि के समांतर खींचूंगा। किसके समांतर खींचूंगा? तब आप समझ जाएंगे, 1 मिनट में सवाल रहेगा। ये वाला जो कोण होगा, ध्यान दीजिए, जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण अंतः कोण हो जाएंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर के तरफ जो कोण बनते हैं अंतः कोण होते हैं और उनका योगफल कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। इसका मतलब पहले हम इस कोण का मान निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इस दोनों का योगफल 180 से लिख दें? हम लिखते हैं एंगल QRA प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देते हैं अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कैसे वह अंतर कोण है? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180। देखिए भाई दोनों में लिखा है, दोनों का योगफल 180। अब तुरंत निकाल लेता हूँ QRA का मान। QRA बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश और ये जाकर उधर घट जाएगा। बताओ भाई कितना आएगा? एंगल QRA कितना आएगा? 50 अंश आ गया। कितना अंश आया? 50। तो हमारा ये जो एंगल था ये निकल गया 50। 50 डिग्री हो गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? एक बात और करना है, ये जो रेखा है, जब ये रेखा इसके समांतर तो ये रेखा इसके भी समांतर होगी। क्यों? यदि आपस में समांतर थी। जब दो रेखा समांतर होती है और इसमें से किसी के समांतर एक और खींचेंगे तो अपने आप दूसरे वाली समांतर रहेगी। ठीक, तो ये वाली जो रेखा है वो इसके भी समांतर होगी। देखिए इधर ये दोनों आपस में क्या होगी? समांतर। और जब समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटती है तो इधर वाला कोण टोटल इधर वाले के एकांतर हो जाएगा। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है इधर वाला जो कोण होता है इधर वाले के एकांतर कोण होता है। तो इधर वाला जो कोण होगा वो इसके एकांतर होगा कि नहीं होगा? yes, तो हम क्या करते हैं? इस दोनों को जोड़ करके इसके बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे? अभी मैं लिखता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए। मैं रहे हैं एंगल R या P है क्या? एंगल PQR बराबर एंगल QRA कौन सा कोण है? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आप ऐसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। एक बात इस समझा देते हैं, मैंने कहा ये रेखा इसके समांतर है, आगे बढ़ाएंगे तो और समझ में आता, बट आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब दो रेखाएं समांतर होती है, तिर्यक रेखा उसको काटती है तो इधर वाला कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपस में एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये तो 110 अंश है, लेकिन ये कितने अंश का? इधर वाला दोनों को जोड़कर है 50, तो केवल आधा है ना, ये पूरे के बराबर होगा। मतलब इसको दोनों जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, बताइए PQR का मान कितना है? इसके स्थान पर क्या मैं 110 अंश लिख सकता हूँ? और जो QRA है ना उसमें एंगल QRS प्लस 50 अंश होगा, क्योंकि ये पूरा कोण बराबर होगा एकांतर ना, तो ये इतने 50 अंश है। जो 50 अंश है वो इतना ही केवल है, तो इस दोनों को जोड़कर होगा ना पूरा। तो आज समझ गए होंगे।
अब क्या समझना था, इसी का मान निकालना, 50 से ज्यादा अगर माइनस कर लीजिए तो 110 तो है ही है आपके पास, ये इधर आएगा तो -50 हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे एंगल क्यू आर एस का मान निकलने वाला है, घटा दीजिए 60 डिग्री ना, तो एंगल क्यू आर एस जिसको आपको निकालना था वो कितना आ गया 60 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया? आप क्या करेंगे, आप इसको लगा लेंगे, ओके। और फिगर की सभी व्यवस्थाओं को यहाँ गिवन पॉइंट में मैंने लिखा है, गिवन पॉइंट में दिया है कि ए बी और सी डी जो रेखा है ये समांतर का निशान है, दोनों रेखाएं समांतर है, जो ये दोनों रेखाएं हैं। और दूसरा दिया है ए पी क्यू का मान 50 डिग्री, ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है, और पी आर डी का मान 127 मतलब 127 डिग्री है। यहाँ पर आपका पी आर डी का मान 127 डिग्री, ये आपका गिवन पॉइंट में है। यहाँ x और यहाँ y का मान हम लोग को ज्ञात करना है। एकदम छोटी सी बात आप समझें, इतनी अच्छी बात आप समझेंगे कि आप 1 मिनट में लगा देंगे। जब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसको मैं समझ लेता हूँ कि यह तिर्यक रेखा है। कौन रेखा है? तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को, ये नियम है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो जो इधर का कोण होगा और जो यहाँ का कोण बनेगा ये एकांतर कोण होता है और आपस में बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? yes, आप लोग बताइए, तो x का मान निकल गया? yes, ठीक है नेहा, इधर देखिए ये 50 डिग्री है तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना जगह? किस नियम से होगा? एकांतर कोण से। मुझे लगता है एक बात क्लियर हो गई। आप सीधे लिख लीजिएगा कि एंगल x बराबर 50 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है एकांतर। मैं लिखता भी हूँ, मैं लिख भी दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ लगा देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ x डिग्री इक्वल टू आपका एंगल ए पी आपका q है, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल ए पी q का मान हमारे पास ऑलरेडी 50 डिग्री है, तो एक किस नियम से यहाँ पे लिखना होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत किसी को बताइएगा मुझे? पूरा बढ़िया समझ में आ गया ना? हाँ, ये रेखा गणित है, बढ़िया से समझ में आनी ही चाहिए। अगर बढ़िया से नहीं समझ में आएगा ना तो जान लीजिए कि तुरंत भूल जाएगा ना, ठीक है। आप सभी लोग अब देखें नेक्स्ट, अभी तो y का मान निकालना है ना हम लोग को, अभी तो x का मान निकला है, y का मान निकालना है, ठीक है। ओ देखें एक बार में समझ में आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखेंगे ना, ये वाला त्रिभुज जो PQR है, इस त्रिभुज में देखेंगे ये बाहर का कोण बना, बाहर का ना, जिसको वहिष कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहिष कोण। तो ये नियम होता है, आपको बताया गया है, कई बार समझाया गया है कि किसी भी त्रिभुज का जो वहिष कोण होता है वो सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर होता है। मतलब x और y को हम ऐड कर देंगे। अब हम वही लिखेंगे, लिख देता हूं त्रिभुज जो ट्रायंगल, उसका नाम बताइए, ट्रायंगल PQR में ऐसे कर दीजिए, इतना हिंट कर देंगे तो आप लिख देंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये कैसे हुआ? यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, क्या लिखूंगा? वहिष कोण सुदूर, क्या लिखेंगे? सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज में कोई बाहर की तरफ कोण बनेगा तो उसके पास वाला छोड़ दीजिए, बाकी दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अगर इधर कोण बना होता तो इधर यहाँ का जो कोण होता उसके योग के बराबर होता।
तो अब दोनों का हमने योगफल कर दिया, 127 के बराबर कर दिया। अब आप समझ गए होंगे x का मान हमारे पास है कितना है, बता दो भाई कितना है, एकदम यही लिखा गया 50 डिग्री प्लस आपका y डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। y डिग्री का मान निकाल लीजिए, तो 127 में से ये आपका 50 घट जाएगा, कितना अंश हो जाएगा भाई, ये 7 हो जाएगा, और 12 में से आप 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा ना। इसका मतलब 77 डिग्री। अब आप एक साथ आंसर लिख दीजिए, मैं एक साथ यहाँ आंसर लिख देता हूँ। x डिग्री का जो मान आया है वो 50 डिग्री आया है, और y डिग्री का जो मान आया है वो 77 डिग्री। एक साथ लिख करके आप आंसर लिख दीजिए, और मुझे लगता है आप लोगों ने समझा है, समझ लिए ना? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन पॉइंट में ये जो P और PQ रेखा है और RS रेखा है दोनों समांतर है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या प्रूव करना है, AB समांतर CD। जो AB रेखा ये वाली है और जो CD रेखा है ये आपस में समांतर सिद्ध करना। समांतर तब होगी जब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, जब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, जो एकांतर का काम करेगा। अगर दोनों कोण बराबर हम लोग कर ले गए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो उसी यहाँ मैंने उसको लिख भी दिया कि हम लोग को पहले कोण बराबर करना है तब समांतर लिखना पड़ेगा। ठीक बात समझ में आ गई? मैंने एक रचना कर दिया था, चित्र में नहीं था, इसको ऐसे लंब खींच लिया है, जिसको हम कहेंगे अभिलंब, और यहाँ आपका CN एक अभिलंब है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? अभिलंब के साथ जो कोण बना है वह कोण देखिए मैंने चिन्हित कर दिया, 1 2 और 3 और 4। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पहले कंडीशन लिखता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और किस नियम से है, परावर्तन कोण से। ये मैं लिख देता हूँ, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तित किरण जब होती है तो जो परावर्तन कोण बनता है आपस में क्या जाता है, बराबर। क्यों होता है, नियम मैंने बताया कि ए प्रकाश के परावर्तन का साइंस का जो नियम है उसमें यही है कि अवलंब के साथ जो दोनों कोण बनेंगे वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने इसलिए आपको अलग से भी समझा दिया। तो आपका एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएगा, तो ऐसे तो यहाँ भी बराबर होगा। आप बताइए कैसे बराबर, क्या क्या बराबर होगा बताइए। एंगल कौन वाला, एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? मुझे लगता है आप लोग समझ गए। एक मिनट भाई, एक मिनट उसको रुकिए। बी खींचे गए लंब, अभिलंब लिख देता हूं ना, अभिलंब समांतर होते हैं, समांतर होते, ठीक है, क्या होते हैं, समांतर। दोनों समांतर हो गए, समांतर हो गए तो दो भी नहीं किए ना, शुरू कर दिए चालू। अच्छा ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये रेखा देखिए, ये वाली रेखा ध्यान दीजिए, ये रेखा समांतर हो गई तो उसको एक ये तिर्यक रेखा देखिए काटे ना। ये देखिए समांतर रेखा अगर हो गई तो इसको एक तिर्यक रेखा वाली काट रही ना। इसके इधर वाला जो कोण होगा इसके इधर वाले के बराबर जाएगा, बराबर जाएगा ना। मतलब जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा ना। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब ये पूरे कोण का मान निकालते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और क्या निकालते हैं, एंगल बी सी डी का मान, एंगल बी सी डी का मान। अब इसमें मैं मान रखूंगा, ए बी सी कहाँ पे है, ए बी सी हमारा ये वाला है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर ऑलरेडी लिखे गए थे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर ये आपका पूरा कोण बन रहा था, और एंगल आपका 3 और 4 मिलाकर बन रहा था।
एंगल 3 और प्लस एंगल क्या हो जाएगा, और ये आपस में बन रहा था। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करूंगा, दोनों को एक जैसा लाना है, दोनों को एक जैसा लाएंगे तभी तो बराबर होगा। मतलब दोनों को एक जैसा कैसे लाएंगे, हम क्या एंगल 1 के स्थान पर एंगल 1 के स्थान पर क्या एंगल 2 लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। यस। तो यहाँ पर अगर हम एंगल 2 लिख देते हैं तो ये एक एंगल 2 ऑलरेडी है। अब देखिए एंगल 3 के स्थान पर क्या एंगल 3 के स्थान पर 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 के स्थान पे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एंगल 2 लिख देता हूँ। और प्लस ऑलरेडी आपने यहाँ पाया था कि 3 और 4 बराबर है, तो आप 4 के स्थान पे और क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 के स्थान पर फिर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। गिवन पॉइंट था, तो ये 4 के स्थान पर भी हम 3 ना लिखकर डायरेक्टली क्या लिख देते हैं 2। अब देखिए आपस में हो जाएगा बराबर, ये 2 मिला करके 2 एंगल 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 एंगल 2। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और जब कोण बराबर हो गए, तो जब आपने कोण बराबर कर लिया, मैंने यही बताया था, जब कोण बराबर कर लेंगे तो ये कोण आपस में जब बराबर हो गए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो एंगल आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंगल ABC बराबर हो गया एंगल BCD के। ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर हो गया, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। लिख देता हूँ AB समांतर हो गए, इसके समांतर है CD। ये आपका प्रूव हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से यहाँ से बता देता हूँ ना, इसको बंद कर लीजिए।